मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मेरा टॉपिक है रंध्रों की कारिकी। फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटा यूनिट 1 का ही ये टॉपिक है। ट्रांसपीरेशन के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज ही के इस लेक्चर में इस वीक के लिए आपका असाइनमेंट भी मैंने दिया है और आप इस वीडियो को देखिए और कल के वीडियो को दोनों को देखकर उस असाइनमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। रंध्रों की कारिकी पढ़ने से पहले रंध्रों की गति के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटल मूवमेंट यानी रंध्रों का खुलना और बंद होना। और रंध्रों का खुलना और बंद होना किस कारण होता है, यही रंध्रों की कारिकी या फिजियोलॉजी कहलाती है, या हम कह सकते हैं कि उसका मैकेनिज्म या क्रियाविधि होती है। रंध्रीय गति 5 प्रकार की, जैसा कि आप देख रहे हैं, होती है। प्रकाश सक्रिय गति, तमो सक्रिय गति, जल सक्रिय गति, स्वतः गति और सक्रिय निष्क्रिय गति। प्रकाश सक्रिय यानी फोटो एक्टिव, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं। और इस प्रकार की रंध्र की गति जो होती है वो प्रकाश द्वारा नियंत्रित होती है। जनरली स्टोमेटा ज़्यादातर पादपों में प्रकाश सक्रिय ही होते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में रक्षक कोशिकाओं की स्फीति बढ़ती है तो रंध्र खुल जाते हैं। अनुपस्थिति में स्फीति कम हो जाती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं, जिसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तमो सक्रिय यानी स्कोटो एक्टिव। इस प्रकार के स्टोमेटा मांसल पादपों में, जो कि मरुद्भिद पौधे होते हैं, उनमें पाई जाती है। और ऊपर वाले यानी प्रकाश सक्रिय स्टोमेटा के विपरीत ये रात में खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं। और इनकी ये गति इनमें एक विशेष उपापचय के कारण होती है और इनमें कार्बनिक अम्लों का अपघटन सम्मिलित होता है, जिसका डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। जल सक्रिय गति, जैसा कि नाम बता रहा है, रंध्रों की यह गति जो एपिडर्मल सेल होती हैं, जो हिंदी में हम कहते हैं बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें जल की मात्रा में परिवर्तन के द्वारा होती है। इनमें जल की मात्रा कम होने पर रंध्र खुलते हैं और जल की मात्रा अधिक होने पर रंध्र बंद होते हैं। और दोपहर के समय प्राय कई पौधों में ऐसा देखा जाता है। स्वतः गति यानी ऑटोनोमस मूवमेंट। ऑटोनोमस मूवमेंट ये इस प्रकार की रंध्रीय गति जो गार्ड सेल्स, जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, उनमें पाई जाती है। और उनमें जो पीरियोडिसिटी होती है द्वार कोशिकाओं में, उसके कारण ये होती है। वापस बोलती हूँ, इस प्रकार की रंध्रीय गति द्वार कोशिकाओं में पाई जाने वाली आवर्तिता या पीरियोडिसिटी के कारण होती है। यानी एक टाइम फिक्स रहता है उसमें, पौधों में अपने अंदर ही। तो पौधों में ये पीरियोडिसिटी 1 से 2 घंटे की होती है, जो कि दैनिक हो सकती है या कुछ मिनटों की हो सकती है, मिनटों की भी हो सकती है, यानी घंटे या डेली या मिनट। ये पौधे के अपने अलग अलग पौधों पर डिपेंड करता है। इनमें द्वार कोशिकाओं में ये जो पीरियोडिसिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में परिवर्तन या जो शुगर होती है उसका स्टार्च में इंटर कन्वर्जन जो होता है उसके द्वारा होती है। लास्ट प्रकार है सक्रिय तथा निष्क्रिय गति, एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट। इस प्रकार के रंध्रों का खुलना सक्रिय अवस्था होती है और जो रक्षक कोशिकाओं में स्थिति परिवर्तन के कारण होती है, और रंध्र का बंद होना एक निष्क्रिय अवस्था होती है। यानी कि इस प्रकार के रंध्र जो हैं वो एक्टिव गति उनकी कहला रही है जबकि वो रंध्र खुले हैं, और निष्क्रिय गति वो है जबकि वो रंध्र बंद हैं। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार के स्टोमेटल मूवमेंट विभिन्न प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं। अब हम मेन उस पर आते हैं, कारिकी पर, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, रंध्र गति की क्रियाविधि। 4 प्रकार की थियोरीज इसको समझाने के लिए दी गई हैं। इन 4 थ्योरी में से आज मैं इस लेक्चर में
3 थ्योरीज आपको बताऊंगी और लास्ट वाली थ्योरीज बड़ी है, बड़े क्वेश्चन के रूप में अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, उसको अलग से आगे लेक्चर में पढ़ाऊंगी। तो पहला गति जो है वो थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स, द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का सिद्धांत, जिसे कि वॉन मोल ने 1856 में दिया। और इस वॉन मोल के अनुसार जो गार्ड सेल्स होती हैं, द्वार कोशिकाएं होती हैं, उन द्वार कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होने से शुगर का निर्माण होता है। शुगर का निर्माण होता है तो मैंने आपको पहले भी परासरण में बताया है कि जब सॉल्यूट बढ़ जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो जल का मूवमेंट कम ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होता है। तो पास की जो रक्षा कोशिकाएं, जो एपिडर्मल सेल है, उनसे जल जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर आ जाता है और रंध्रों की गति जो गार्ड सेल है वो स्फीत हो जाती हैं और खुल जाती हैं। और इसके विपरीत जब क्रिया होती है तो गार्ड सेल्स जो स्फीत हो जाते हैं और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर हम देखेंगे कि द्वार प्रकाश में द्वार कोशिकाएं जो हैं, प्रकाश की उपस्थिति में द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, शुगर का निर्माण हो रहा है, द्वार कोशिकाओं में परासरण दाब में वृद्धि होगी शुगर के घुलने के कारण, और अंतःपरासरण की क्रिया हो रही है। कहाँ से हो रही है? सहायक कोशिकाओं से रक्षक कोशिकाओं में जल प्रवेश कर रहा है और द्वार कोशिकाओं की स्फीति बढ़ गई और स्टोमेटा ओपन हो गए। इसके विपरीत हम देखेंगे कि अंधकार में क्या होगा। द्वार कोशिकाओं में जो शर्करा है वो स्टार्च के अंदर परिवर्तित हो जाएगी और स्टार्च का जब निर्माण हो जाएगा तो घुलित शुगर उसके अंदर नहीं मौजूद है तो परासरण दाब में कमी आ जाएगी। परासरण दाब में कमी आ जाएगी तो रक्षक कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाएगा, बाह्य परासरण की क्रिया होगी, कोशिकाएं शल्त हो जाएंगी द्वार कोशिकाएं, और रंध्र जो है वो बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन या कन्वर्जन हाइपोथेसिस। इस सिद्धांत को सबसे पहले सायरे ने 1923 में प्रतिपादित किया था, 23 में दिया, और उन्होंने कहा कि जो स्टोमेटा ओपन होते हैं और खुलते हैं, ओपन होते हैं और बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तो स्टार्च और शुगर के इंटरकन्वर्जन के कारण है। यही चीज़ वॉन मोल ने भी बताई थी, लेकिन यहाँ पर सायरे ने उसमें क्या ऐड किया कि पीएच जो है वो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में रेस्पॉन्सिबल है। और किसकी पीएच? द्वार कोशिकाओं की पीएच। तो सायरे ने कहा कि पीएच जिम्मेदार है इसको खोलने और स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए। स्कार्थ ने 1932 में इसका समर्थन कर दिया। सायरे ये नहीं बता पाए कि जो पीएच में परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, गार्ड सेल में जो पीएच का परिवर्तन है वो किस कारण होता है। तो इसको स्कार्थ ने क्लियर किया। स्कार्थ ने बताया कि रात के समय जब श्वसन की क्रिया होती है, उस श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के अंदर एक्यूमुलेट होती जाती है। पौधों के अंदर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होती है तो उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। जब उसकी मात्रा बढ़ती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करती है और जल से क्रिया करने पर कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है, H2CO3 का निर्माण करती है। ये H2CO3 ब्रेक होता है आयंस में, H आयन और कार्बोक्सिलिक आयन में। जब H आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो केमिस्ट्री में भी आप पढ़े हो
कि एच कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पीएच से रिलेटेड है, यानी पीएच जो है वो कम हो जाती है, माध्यम जो एसिडिक हो जाता है। तो एच कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से रात में माध्यम एसिडिक हो जाता है और स्टोमेटा के बंद होने में ये रोल अदा करता है। कैसे, इसको हम इस फ्लोट चार्ट के द्वारा आगे देखते हैं। दिन के समय लाइट में हम देखेंगे द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आना, अभी जैसे मैंने बताया बढ़ना, तो पीएच कम हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना तो पीएच को बढ़ा देता है। अब पीएच जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, स्टार्च, इस थ्योरी के अनुसार है ना, हम जो भी बात कर रहे हैं इस थ्योरी के अनुसार कर रहे हैं, तो पीएच बढ़ने से क्या होता है, स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है तो वही प्रोसेस फिर चलता है, परासरण दाब में वृद्धि हो जाती है, द्वार कोशिकाओं में जल का प्रवेश होता है, अंतः परासरण द्वारा पास की कोशिकाओं से स्फीति बढ़ जाती है और स्टोमेटा खुल जाते हैं। इसके विपरीत अंधेरे में क्या होता है, अंधकार में क्या होता है कि श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो निष्कासन अभी मैंने जैसे बताया था, तो प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थित है, रेस्पिरेशन की क्रिया हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो गई है, पीएच कम हो जाता है, और पीएच कम होने से इस शर्करा जो शुगर है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। स्टार्च में कन्वर्ट होने से एक्सोस्मोसिस की क्रिया होती है, यानी परासरण दाब कम हो गया तो जल जो है वो बाहर निकल गया। जल बाहर निकल जाता है तो जल के निष्कासन हो जाता है, और जल के निष्कासन से द्वार कोशिकाएं शल्त हो गई और स्टोमेटा बंद हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड थ्योरी है स्टीवर्ट्स हाइपोथेसिस। स्टीवर्ट का इस परिकल्पना, यिन और तुंग ने 1948 में एक एंजाइम की खोज की और एंजाइम के बारे में बताया जिसे उन्होंने नाम दिया फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज एंजाइम पीएच इनसेंसिटिव होता है, यानी पीएच का कम होना या ज़्यादा होने पर इसका कोई असर नहीं होता। जब मैं आपको एंजाइम पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि एंजाइम्स जो हैं वो पीएच स्पेसिफिक होते हैं। कुछ एंजाइम्स एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं, कुछ एंजाइम एल्कलाइन पीएच में एक्टिव होते हैं, और कुछ एंजाइम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो ये न्यूट्रल एंजाइम्स में आता है। तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो होता है वो द्वार कोशिकाओं में परासरण दाब में जब वृद्धि होती है तो उनके खुलने के लिए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो आवश्यक होता है, और ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम इसको स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलने के लिए जिम्मेदार होता है, अकॉर्डिंग टू यिन एंड तुंग। वापस दोहराती हूँ, यिन एंड तुंग के अनुसार फॉस्फोराइलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के काम आता है। ये एंजाइम्स का पीएच की, ये एंजाइम न्यूट्रल पीएच पे काम करता है। पीएच न्यूट्रल होता है, यानी कि उसका पीएच के एसिडिक होने का और पीएच के एल्कलाइन होने पर भी ये एंजाइम सक्रिय रहता है। इस परिकल्पना को स्टीवर्ट ने आगे बढ़ाया, थोड़ा सा उन्होंने इसको रूपांतरित किया, और रूपांतरित करने के बाद इस परिकल्पना को उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसके अनुसार लाइट में द्वार कोशिकाओं में वही पीएच प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर से क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी कैसे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, तो पीएच की कमी हो जाती है, और पीएच में कमी होने से स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम आ रहा है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम यहाँ पर काम आ रहा है। इसके आगे क्या होता है, द्वार कोशिकाओं में वही
ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, अंतः परासरण होता है, स्फीति बढ़ जाती है और रंध्र जो हैं वो खुल जाते हैं। अंधेरे में क्या होता है? अंधेरे में द्वार कोशिका में वही श्वसन होता है और श्वसन के कारण पीएच की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से पीएच की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और पीएच की मात्रा में वृद्धि होने से ग्लूकोज जो है वो वापस स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। ओपी में कमी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर में कमी आ जाती है, बाह्य परासरण की क्रिया हो जाती है, द्वार कोशिकाएं शल्त हो जाती हैं और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं, स्टीवर्ट परिकल्पना को, जो कि अच्छे से एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टार्च है, ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम यहाँ मैंने लिखा हुआ है, पीएच कितनी है 7 और ये दिन का समय है। तो दिन के समय जब पीएच 7 और मोर देन 7 होता है, क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, HIN कम हो जाते हैं तो पीएच जो है वो बढ़ जाता है। एंजाइम कौन सा काम आ रहा है? फॉस्फोराइलेज। इसका काम क्या होता है? ये स्टार्च को ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट दिन में ही फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो, यानी इसकी पोजीशन बदल रही है, ये 1 से 6 पर आ रहा है। अब ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फास्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक हो गया, ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो गया। ये पूरी प्रक्रिया जैसा कि मैंने अभी कहा कहाँ संपन्न हो रही है? दिन में। अब ग्लूकोज हो गया तो ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज बन गया तो घुलित ग्लूकोज जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देगा, एंडोस्मोसिस की क्रिया होगी द्वार कोशिकाओं में और रंध्र खुल जाएंगे। तो ये पोर्शन जो है वो है जिसमें स्टोमेटा जो हैं वो ओपन होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर रात के समय क्या होगा? रात के समय एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन युक्त श्वसन हो रहा है। ऑक्सीजन युक्त श्वसन है तो क्या यूज़ हो रही है? एटीपी यूज़ हो रही है। एंजाइम कौन सा काम आ रहा है? हेक्सोकाइनेज। जब एटीपी यूज़ होती है हमेशा काइनेज एंजाइम काम आता है। हेक्सो मतलब ग्लूकोज, 6 कार्बन है तो इसको हेक्सो कहेंगे। एटीपी से फॉस्फेट अणु यहाँ लिया जा रहा है, निर्माण हो रहा है एडीपी, ट्राइस फॉस्फेट से बन गया डाइफॉस्फेट, और ये पूरा प्रोसेस कब कहाँ हो रहा है? रात में हो रहा है। किस में हो रहा है? द्वार कोशिकाओं में हो रहा है। तो एटीपी जो है एटीपी अपना फॉस्फेट देगी और ये जो ग्लूकोज है फॉस्फेट लेकर ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तो कम पीएच होने के कारण रात में कम पीएच क्यों है? जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेट होने से HIN का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो पीएच लो डाउन हो गया। तो लोअर डाउन होने से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट वापस स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। जब ग्लूकोज 1-फॉस्फेट स्टार्च में कन्वर्ट हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो ऑटोमेटिक कम हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने से जल जो है वो कम ऑस्मोटिक प्रेशर से बाहर की तरफ चला गया और स्टोमेटा क्या हो गए? स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस है, स्टीवर्ट हाइपोथेसिस, जो कि एक 3.5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आज इस लेक्चर के एंड में आपको असाइनमेंट दूंगी। ये आपका असाइनमेंट है, 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, जो कि आज का जो मेरा टॉपिक था और कल जो मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, उन दोनों से लिए गए क्वेश्चन हैं। इनको एक अलग से आप कॉपी में लिखेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है, एक अलग कॉपी पेपर सेकंड के लिए, बॉटनी के लिए आप बनाइए। और जो जो असाइनमेंट आपको वीकली दिया जा रहा है, हर वीक आपको एक असाइनमेंट दिया जाता है, उस असाइनमेंट को पूरा करेंगे। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट मुझे बताइए। थैंक यू।